हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है 15 मिनट ऑफ वॉर। तो कहानी की शुरुआत होती है ज़ुबूती नाम के शहर से जो ईस्ट अफ्रीका में मौजूद है, जहाँ पर हम एक स्कूल बस को देखते हैं। और ये सुबह का समय है। अब उस बस में एक एक करके सभी बच्चे चढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था। लेकिन आज इन मासूम बच्चों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अब बस के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन तभी उस बस का ड्राइवर इस्माइल बस को आगे बढ़ाता है तो अचानक से स्टॉप पर एक आदमी बंदूक के साथ उसमें चढ़ जाता है और कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते रहो, अगर ऐसा नहीं करा तो मेरे बंदूक की गोली और तुम्हारी खोपड़ी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तभी एक बच्चे के पिता इस आदमी को देख लेते हैं और वो बस के पीछे भागना शुरू करते हैं। लेकिन बस नहीं रुकती, इसलिए वो फौरन पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं। इधर इस्माइल डर जाता है और उसकी कही हुई बात को मान लेता है। पीछे बैठे सभी बच्चे बहुत घबराए हुए थे उस बंदूक को देखकर, लेकिन उन्हें अब इतना पता नहीं है कि असल में ये हो क्या रहा है। दूर चलने के बाद बस में 3 लोग और चढ़ते हैं जिनके पास में आधुनिक हथियार होते हैं। असल में इन्होंने इस बस को अपने कब्जे में ले लिया है और अब ये सरकार से अपनी कुछ मांग मनवाना चाहते हैं, तभी जाकर वो इन बच्चों को जाने देंगे। इनका लीडर का नाम होता है बरखा, जो सबसे पहले बस में चढ़ा था। वो इस्माइल को इंस्ट्रक्शन देता है कि कहाँ पर चलना है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये लोग शहर से दूर किसी रेगिस्तान की तरफ जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम जेन नाम की टीचर को देखते हैं जो अमेरिकन थी, लेकिन यहाँ वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। अब वो क्लास को प्रिपेयर कर रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि बच्चे बस आने वाले। लेकिन जब ज़्यादा देर हो जाती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं। वो और क्लासेस में जाती है चेक करने के लिए, तो वहाँ से भी काफ़ी बच्चे एब्सेंट होते हैं। उसे इस बात पर थोड़ा संदेह होता है, इसलिए वो स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है, लेकिन उन्हें भी कुछ जानकारी नहीं दी कि वो बच्चे कहाँ पर। उधर दूसरी ओर बरखा इस्माइल से गाड़ी को तेज चलाने को कहता है और बोलता है कि सोमालियन बॉर्डर की ओर चलो, जिससे उसे अंदाज़ा तो हो जाता है कि ये लोग शायद सोमालिया के अंदर गैर कानूनी तरीके से घुसने वाले हैं, क्योंकि ये असल में ख़तरनाक कैदी होते हैं। लेकिन अगर वो वहाँ चले गए तो फिर यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और ये कैदी जो मन चाहे वो करेंगे। तभी एक बाटिल नाम का बच्चा आकर बरखा से पूछता है कि हम लोग स्कूल कब तक पहुँच रहे हैं, लेकिन वो पहले से ही परेशान होता है और उस बच्चे को गुस्से में एक थप्पड़ जड़ देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब उसके गाल पे जख्म हो गया था, पर इसे इन छोटे बच्चों को पता चल चुका था कि ये अब खतरे में है, इसलिए सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। अब जैसे जैसे ये बॉर्डर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, उनके पीछे अब आर्मी की गाड़ी पड़ जाती है, क्योंकि ये जिस जगह पर थे ये रेस्ट्रिक्शन एरिया था, इसलिए वो आर्मी वाले इनके पीछे पड़ चुके थे और इन्हें रोकने के लिए कहते हैं। और उन्हें देखकर ये भी पीछे नहीं हटते, दोनों की तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती है। तभी एक चेक पोस्ट पर ऑफिसर कुछ कांटे बिछा देता है, जिससे बस का टायर पंचर हो जाता है और उनकी बस अनबैलेंस होकर रेगिस्तान में चली जाती है। अब आर्मी वाले इनके करीब नहीं आते क्योंकि उन्होंने बच्चों को देख लिया था, इसलिए यहाँ बरखा इस्माइल से कहता है बस से उतरो और वहाँ जाकर सभी को बता दो कि अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश करी तो 1 घंटे में एक बच्चा मरेगा, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके सोमालिया के अंदर जाने दो, उतना बेहतर होगा तुम सबके लिए। इस्माइल भागते हुए उन लोगों के पास जाता और उन्हें सब बता देता है। अब वहाँ से न्यूज़ जाती है फ्रेंच अथॉरिटी को, जो फ़ौरन एक टीम को असेंबल करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि स्नाइपर की होगी, क्योंकि वो कॉम्बैट फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बच्चे भी मारे जा सकते थे। अगले सीन में हम एंड्री नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी बेटी का कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था और इसी समय वो हॉस्पिटल में ही होता है। लेकिन उसी समय उसे अपने ऑफिस से कॉल आता है और उसे अपनी टीम के साथ फ़ौरन हेडक्वार्टर आने को कहा जाता है। एंड्रे जब उन बच्चों के बारे में सुनता है तो वो अपने इस दर्द को भुला देता है और फ़ौरन अपनी टीम के साथ हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां पर उन्हें बताया जाता है कि ये टोटल 4 लोग हैं जिनकी डिमांड है कि इन्हें एक बस के साथ सोमालिया के अंदर जाने दिया जाए, जहाँ पर इनके लोग इनका इंतज़ार करें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं और वहाँ जाने के बाद ये फिर से कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, इसलिए अब 5 लोग की टीम को प्राइवेट प्लेन से फ़ौरन जिबूती भेजा जाता है। उधर दूसरी ओर जेन मीडिया में न्यूज़ देख लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि असल में बच्चे कहाँ पर हैं, इसलिए वो फ़ौरन वहाँ पहुँचती है। उस बस के अंदर जाने की ज़िद करने लगती है, लेकिन सोल्जर उसे रोकता है। वो बोलती है कि मैं इन बच्चों की टीचर हूँ और मैं उनका ख्याल रखूँगी ऐसे हालातों में, लेकिन वो सोल्जर फिर भी उसे नहीं जाने देता। तभी वहाँ जनरल आ जाता है और सोल्जर को बुलाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर जेन भागते हुए उस बस के करीब आ जाती है। उसे आते हुए देखकर बरखा एक बच्चे के साथ बाहर आता है और उसे पूछता है कि यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो पहले तो बताती है कि वो एक अमेरिकन है ताकि वो उसे कोई नुकसान ना पहुँचाए। अगर ऐसा हो गया अमेरिका वाले बस के साथ साथ इन 4 को भी उठा कर ले जाएंगे। आगे वो बोलती है कि मैं इन बच्चों की टीचर हूँ, ऐसे हालात में वो परेशान हो रहे होंगे, मैं उनका ख्याल रखूँगी। तो बरखा को ये बात सही लगती है, इसलिए वो उसे अंदर ले जाता है। अपनी टीचर को देखकर सभी बच्चे काफ़ी खुश होते हैं।
और उनके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। लेकिन यहाँ जेन जब उन बच्चों को ऐसे बेबस देखती है तो दुखी हो जाती है, क्योंकि जब वो पूछती है कि कौन कौन भूखा है तो लगभग सभी बच्चे अपना हाथ ऊपर करते हैं। लेकिन यहाँ वो खाने का इंतजाम नहीं कर सकती और इन्हें यहाँ कब तक ऐसी गर्मी में रहना पड़ेगा कोई आइडिया नहीं है। क्या ये बच पाएंगे भी या नहीं ये भी नहीं पता। उधर एंड्रे और टीम अपने हथियारों को चेक करने लगती है और उन्हें पैक कर लेती है, क्योंकि अब उन्हें मिशन की ओर जाना है, उन बच्चों को छुड़ाना है। शाम में ये लोग जीप लेकर उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर बस के अंदर सभी बच्चे सो जाते। जेन को बाटल का गाल दिखता है जिसमें बरखा ने थप्पड़ मारा था, जिसका जख्म अब बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो घबराते हुए बरखा के पास जाती है और उसे बताती है कि एक बच्चे को हमें पहुंचाना होगा क्योंकि उसका जख्म बढ़ रहा है। तब वो उसे कुछ दवाइयाँ ही मंगवा देने को बोलती है, लेकिन वो ये भी मना कर देता है। उधर स्नाइपर की टीम बेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जनरल उन्हें देखकर वहां पर कुछ खास खुश नहीं थे। इसलिए वो उनसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, और एंड्रे का साथी उसे बताता है कि हमें फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है इन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए। तो जनरल उन्हें वापस जाने को बोलता है, लेकिन यहाँ वो एंड्रे के डैड को जानता था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और फिर उनकी टीम को उनका काम करने की परमिशन देता है। जिसके बाद वो सभी अपने हथियार निकालने लगते हैं। यहाँ एंड्रे जनरल को अपना प्लान बताता है कि वो आतंकवादी बहुत ही खतरनाक है, हम उन्हें नेगोशिएशन नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक ही समय आने पर एक ही बार में उन्हें मारना होगा, क्योंकि हमारे पास सभी स्नाइपर है। लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यहाँ एंड्रे उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास 24 घंटे ही हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ से एक बस यहाँ आ जाएगी जिसमें वो इन बच्चों को बैठा देंगे और सोमालिया ले जाएंगे। वहाँ ले जाके वो उनका क्या करेंगे वो हमें नहीं पता, इसलिए हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। तभी उसका एक साथी आकर बताता है कि बस में कुछ हलचल हो रही है, इसलिए वो अपनी टीम को पोजीशन लेने को बोलता है और खुद अंधेरे का सहारा लेकर बस की ओर जाने लगता है। कुछ ही देर बाद वो उसकी बैक साइड पर आ जाता है और तभी वो सुनता है कि जेन बरखा से कहती है कि उसे टॉयलेट के लिए जाना है। लेकिन जब यहाँ पर वो एंड्रे को अचानक से देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। लेकिन एंड्रे उसे समझाता है कि हम आर्मी वाले हैं, तो वो उनसे झूठ बोल देती है कि उसने एक सांप देख लिया। जिसके बाद वो बस में चली जाती है। लेकिन ये आर्मी वाले अचानक से सारी लाइट को ऑन कर देते हैं, जिससे कि एंड्रे विजिबल हो जाता है और उसकी टीम में सभी फौरन भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एंड्रे के लिए मुसीबत हो जाती है, क्योंकि वो उन लोगों की नज़रों में आ गया था, पर गोली चलने से पहले ही वो बेस पर पहुंच जाता है। पर इस हरकत की वजह से टीम वाले आर्मी पर बहुत गुस्सा करते हैं, उन्होंने लाइट क्यों जला दी। इसलिए वो जनरल से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें एक सिपाही रोक लेता है जो कि इनका ही मजाक बनाना शुरू कर देता है, जो कि जॉर्ज को पसंद नहीं आता। उन दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन एंड्रे आकर उन्हें रोकता है और फिर अंदर जनरल से मिलता है। उन्हें समझाता है कि आप लोगों की एक गलती की वजह से आज मेरी टीम की जान चली जाती, जितनी जल्दी हो सके लाइट को ऑफ कर दीजिए। लेकिन वो मना कर देता है ऐसा करने से। तो एंड्रे उसे समझाता है कि वो आतंकवादी टोटल 4 है और हमारे पास 5 स्नाइपर है, हमें बस एक सही एम चाहिए, जिसके बाद एक ही झटके में हम सभी को मार देंगे। लेकिन वो जनरल अपनी बात पर अड़ा रहता है, जिसे एंड्रे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास हमसे अच्छा प्लान है तो बताओ मुझे। लेकिन वो जनरल के पास कोई प्लान ही नहीं होता, इसलिए वो चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उधर जेन के पास बरखा आता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो अमेरिकन है, तो यहाँ इतनी बेकार जगह पर ये क्या करने के लिए आई है। वो उसे समझाती है कि मेरे लिए बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका और जिबूती नहीं। मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे पढ़ें और एक अच्छे इंसान बने। लेकिन यहाँ बरखा का कहना था कि वो एक अच्छी लड़की है और उसके लिए जगह ठीक नहीं है, पर वो बात को टाल देती है। इधर हम देखते हैं कि एंड्रे फिर से जनरल के पास जाता है और उन्हें अपने प्लान के बारे में फिर से एक बार सोचने को बोलता है, क्योंकि इससे उन सभी बच्चों की जान बच सकती है और वो सारे आतंकवादी भी मारे जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद वो हाँ कर देता है, जिसके बाद वो सभी अपनी बंदूकों में गोलियां भरना शुरू करते हैं। लेकिन तभी उनके पास फ्रेंच अथॉरिटी से कॉल आ जाती है, जिन्हें ऑर्डर देते हैं कि अभी कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को पहले हमें उन आतंकवादियों से बात करनी है, हमें जानना है कि वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, अगर हम वो पूरा कर पाए तो कर देंगे। ये सुनकर एंड्रे गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इसमें वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं है, अगर उसने किसी के ऑर्डर का वेट किया तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए वो अगले दिन बिना ऑर्डर के ही निकल जाता है और अपनी टीम को लेकर एक ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाता है और उन्हें पोजीशन लेने के लिए कहता है। उन्हें अब हर सेकंड उन आतंकवादियों के ऊपर नज़र रखनी है, आखिर वो क्या क्या कर रहे हैं, और जैसे कि वो उन बच्चों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे, हम एक साथ ही 4 गोली चलाएंगे और सभी मारे जाएंगे। अब उसके साथ ही उसकी बात मान लेते हैं और अपनी उंगलियां ट्रिगर से बिना हटाए वहीं बैठे रहते हैं, बिना हिला डुले। कुछ देर बाद आर्मी का एक आदमी उन बच्चों के लिए खाना लेकर जाता है, पर वहाँ जाकर वो उनसे नेगोशिएशन पर बात करने लगता है, लेकिन वो नहीं मानते। और तभी एक बच्ची उस आदमी के पीछे जाकर छुप जाती है और कहती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है।
अब ये देखकर बरखा अपना आपा खोने लगता है। वो उस बच्ची पर बंदूक तान देता है, जिससे सभी बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिन्हें जेन चुप कराने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं था। तो यहाँ बरखा गुस्से में आकर उस आदमी को वहीं गोली मार देता है। अब ये पांचों लोग अगर चाहते तो ये उन्हें मार सकते थे, लेकिन ये चीजें बहुत जल्दी हो जाती है, जिससे उन्हें सोचने का भी समय नहीं मिलता। इसके बाद एंड्रे उस जगह से उठकर जनरल के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उन लोगों ने आपके एक बंदे को मार दिया है। आप क्यों नहीं कुछ कर रहे, आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं। उधर जेन बाहर निकल के फिर से बरखा के पास जाती है और उसे बताती है कि उस बच्चे की हालत अब और बुरी होती जा रही है, इसलिए हमें उसे बेस पर ले जाना पड़ेगा या फिर यहाँ कोई मेडिकल टीम बुलानी होगी। लेकिन वो उसके पास आकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो जहाँ पर है वहीं रहेगा, इससे ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। उधर एंड्रे बेस पर कहता है कि हमारे पास बहुत ही कम समय है, क्योंकि सोमालिया की तरफ से किसी भी समय वो बस आ सकती है, जिसके बाद हमारे हाथों में कुछ नहीं रहेगा। तो जनरल कहता है कि हमारे पास परमिशन नहीं है शूट करने की, इसलिए तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम वहीं वापस चले जाओ जहाँ से आए हो। तभी वहाँ पर जेन आ जाती है बाटल के साथ, यानी कि बरखा ने उसकी बात मान ली है। इसके बाद वो उसे इलाज के लिए भेजता है। यहाँ पे एंड्रे उसे बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि उन लोगों को क्या प्लान है। वो बस सोमालिया के बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन बच्चों का क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता। तो एंड्रे उसे हौसला देता और कहता है कि तुम चौकन्ना रहना, हम किसी भी समय हमला कर सकते हैं। जिसके बाद वो फिर से बस में चली जाती है और यहाँ पे एंड्रे की टीम दोबारा से अपनी पोजीशन ले लेती है। हर स्नाइपर का स्कोप उन आतंकवादियों की खोपड़ी पर टिका हुआ था। वो सब एंड्रे के हाँ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें मना करता है और थोड़ा और सब्र करने को बोलता है। अगर जैसे हालात और बिगड़े तो वो इस कदम को उठाएंगे। कुछ देर हो जाती है और तभी एंड्रे देखता है कि बस अब उन आतंकवादियों की ओर आ रही है, जिसमें इनके और साथी मौजूद हैं। इसलिए वो अब निशाना लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब वो समय आ गया है। इसलिए एंड्रे के शूट कहने पर ही सभी स्नाइपर एक साथ गोली चलाते हैं और फिर बूम, सभी मारे जाते हैं। सभी आतंकवादी मारे जाते हैं। जेन फौरन बच्चों को चेक करती है कि कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी है, लेकिन सभी लोग सही सलामत थे। वो उन्हें भरोसा दिलाती है कि अब हम यहाँ से जाने वाले, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है दोस्तों। अगर सोमालियन बॉर्डर पर इन आतंकियों के साथी को पता चल चुका था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन समय रहते ही वो उसे भी मार गिराते हैं। लेकिन अब उसकी वजह से वहां पर जंग छिड़ जाती है। वो अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें इनके कुछ साथी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन ये लोग भी हार नहीं मानते। वो अपनी एक ही शॉट से एक बंदे को गिरा रहे थे। वो सब इतनी सारी गोलियां चलाकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ की कमान एंड्रे संभालता है और कुछ बंदे बस की ओर जाने लगते हैं ताकि वो बच्चों को सही सलामत निकाल सके, लेकिन गोलियां अभी भी चलती जा रही थी। अब दुश्मन की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि बस से और पहाड़ी से दोनों ओर से गोली चल रही थी। इसलिए वो समझ जाते हैं कि अब जीतना मुश्किल है। और तब तक एंड्रे भी बस के पास आ गया था और तभी कुछ लोग बस में नेट फेंक देते हैं, लेकिन सही मौके पर सोल्जर उसे बाहर फेंक देते हैं। उस नेट को बाहर फेंक देते हैं, जिससे सभी की जान बच जाती है और अब दुश्मन वहां से भागना शुरू कर देते हैं। इसी का फायदा उठाकर एंड्रे सभी बच्चों को गाड़ी में बैठाने लगता है, लेकिन जब उसकी नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। उस बच्ची को गोली लग गई थी और उसकी जान बिना किसी वजह से चली गई थी। वो अपनी गोद में उसे पकड़कर रोने लगता है, क्योंकि वो बेकसूर थी। इसके बाद वो जनरल के पास जाता है, जो उसे कांग्रेचुलेट करते हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन वो उसे गुस्से में कहता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें किसी बात से फ़र्क पड़ता भी है क्या नहीं? तुम्हारी वजह से एक बच्ची की जान चलेगी। हम सिर्फ 5 लोग थे और वो बहुत सारे, कम से कम हमारी मदद के लिए तो आना चाहिए था। तो जनरल कहता है कि मुझे भी उस बच्ची के लिए बुरा लगा, लेकिन अगर हम गोली चलाते तो दोनों देशों में जंग हो जाती। मुझे भी ऊपर से ऑर्डर आया था जिन्हें मैं फॉलो कर रहा था। अब सारे बच्चों को एयरपोर्ट पर लाया जाता है, जहाँ पर इन बच्चों के माँ बाप उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो सभी बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। वहीं जेन एंड्रे को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसकी ही दिलेरी की वजह से आज इन बच्चों की जान बच पाई। अगर वो आर्मी के भरोसे बैठे रहते तो आज शायद कोई नहीं बचता। वो जाते जाते उसका फिर से एक बार शुक्रिया करती है। अब कहानी के आखिर में बताया जाता है कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और एंड्रे की टीम को लोग गीगा के नाम से जानते हैं, जिन्होंने पिछले 4 सालों में तकरीबन 600 हॉस्टेज को बचाया है, जिसके साथ ये कहानी का अंत हो जाता है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।